हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे लगातार। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 की साइंस के प्रैक्टिस सेट जो हम लगातार पीवाईक्यू करा रहे हैं। तो उनका जो है यहाँ पर ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाना और ढेर सारे वीडियो यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। तो कहते हैं कि रख हौसला और मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो इसी के साथ देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, सीधे चलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न दिया है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है, क्या है? यह एक प्रकार का नमक है कि नाइट्रो हाइड्रोकार्बन है कि सम्मिश्र हाइड्रोकार्बन है कि क्या है इसमें से? तो मैं बता देना चाहता हूँ, यह एक प्रकार का जो है एस्टर है। साथ ही यह एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर एस्टर है, एक प्रकार का एस्टर है। इसको ध्यान रखेंगे, विस्फोटक जो है एक प्रकार का एस्टर है। यहाँ पर देख लीजिए, ये है अपना C2OH, CHOH और CH2OH। और इसके बाद में जब इसकी नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 से क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर जो बनता है वो एस्टर का निर्माण होता है। तो ध्यान रखेंगे विस्फोटक पदार्थ। अगला प्रश्न है, घरेलू एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है इसमें क्या कौन सी होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन की मात्रा इसमें होती है। दो गैसें पाई जाती हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन पाई जाती हैं। और इसकी गंध को बताने के लिए इथाइल मार्केप्टन मिलाई जाती है ताकि दूर से पता चल सके कि गैस में लीकेज हुआ है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चोक हो जाते हैं। ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो इसके ऊपर देखो, ये एलपीजी द्वारा क्या हो जाते हैं? चोक हो जाते हैं। ठीक, तो इसके लिए इसको नहीं दिया जाता, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, कौन से पीतल के घटक हैं? तो पीतल के कौन से घटक, यानी पीतल जो मिश्र धातु है ये किससे किससे मिलकर बनी होती है? तो पीतल के इलेक्ट्रिक याद कर लीजिए, पिताजी याद कर लीजिए इसके इलेक्ट्रिक, पिताजी। यहाँ पर पिताजी, एक सेकंड, पिताजी, पिताजी यानी पीतल जो बनता है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। 70% तांबा और 30% जस्ता का अनुपात रहता है। तो तांबा और जस्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है किसकी मिश्र धातु है? तो देखिए इसमें लोहा होगा, यहाँ पर तांबा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक, और जस्ता भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसमें जो है कोई नहीं है, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है तो इसमें से कोई नहीं। मैं बताता चलूं कि स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है किसकी? चलिए यहाँ पर देखिए, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसकी किसकी? तो यहाँ पर इसमें रहेगा आयरन यानी कि लोहा रहेगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, आयरन रहेगा। आयरन के बाद में क्रोमियम रहेगा इसमें, Cr, और इसके बाद में क्रोमियम के बाद में कार्बन भी इसमें जो है मिला रहेगा। और उसमें निकिल, मॉलिब्डेनम, टाइटेनम जैसे अन्य तत्व भी शामिल हो सकते हैं। निकिल भी हो सकती है इसमें, और मॉलिब्डेनम, टाइटेनम, ये भी सब लोग हो सकते हैं। लेकिन इतने चीज तो होगी ही होगी, यानी लोहा, क्रोमियम और कार्बन। तो देखो लोहा और क्रोमियम है इसमें, लेकिन कार्बन नहीं दिखाया गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें क्या क्या होगा? लोहा होगा, ठीक, इसके बाद में क्रोमियम होगा, इसके बाद में कार्बन भी होगा, साथ में निकिल, मॉलिब्डेनम, ये भी सब अल्प मात्रा में हो सकते हैं। तो ये इसमें नहीं था इसलिए। अब देखिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो एक्स किरणें जो होती हैं, अल्फा किरणें हैं, बीटा किरणें हैं, गामा किरणें हैं। तो किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है? तो देखिए, एक्स जो किरणें होती हैं इनमें प्लस का जो होता है धनात्मक आवेश होता है। अल्फा किरणों पर भी 2 इकाई धनावेश होता है। गामा किरणें भी, गामा किरणों पर भी क्या होता है? कोई भी आवेश नहीं होता। और बीटा किरणों पर कौन सा होगा? माइनस का आवेश होगा। आपने देखा होगा बीटा माइनस लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा, क्योंकि रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होता है उसमें से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है। देखिए अल्फा किरणें मुड़ जाती हैं माइनस प्लेट की तरफ, और बीटा किरणें मुड़ जाती हैं प्लस प्लेट की तरफ। और गामा किरणें किसी की तरफ नहीं मुड़ती, सीधे चली जाती, इसलिए गामा पर 0 आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो वो होती है 2 हीलियम 4। 2 हीलियम 4 में देखो 2 प्रोटॉन हो गए और 2 ही इसमें क्या होंगे?
2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि 4 में से 2 घटाओगे तो 2 न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भर कितना होगा, 4 होगा। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कि ग्लूकोज का सूत्र है, ग्लूकोज का फार्मूला कौन सा होगा, तो ग्लूकोज के लिए क्या होगा, C6H12 और O6, या फिर इसका क्या अनुपात आएगा, 6:12:6, यानी 1:1। तो 1:1 आएगा इसका, 1:2:1 ये आने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें तो क्या है, 6 है, 10 है, 5 है, मतलब इसका रेशियो नहीं बनेगा, इसका 1:1 रेशियो बन रहा है और इसका भी रेशियो नहीं बन रहा है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल में कौन बंध पाया जाता है, तो जल में कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है जल में। कौन सा बॉन्ड, क्योंकि देखिए जब H2O टूटता है साथियों तो क्या बनता है, H फिर O फिर H, इस तरीके से फिर HOH, इसी तरीके से बनता चला जाता है। तो इसमें जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। आयनिक बॉन्ड किसमें होता है, आयनिक बॉन्ड होता है NaCl में। जैसे ये टूट जाएगा आयनों में, Na+ और Cl- में, तो इसे आयनिक बॉन्ड कहेंगे। या HCl के बीच में तो H+Cl-। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगली तरफ। 2 रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती, ये गैसें हैं। ये कौन सी गैसें हैं, मतलब किन गैसों को मिलाने पर जो है ये गहरे भूरे रंग की गैस बनती। गहरे भूरे रंग की कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस होती है। तो ये किससे किससे मिलकर बनती है, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बनती है। NO+O2, तो ये बन जाती है NO2। यानी अगर हम इधर ले लेंगे कितना, 2NO और प्लस ले लेंगे यहाँ पर 2O2, तो ये बन जाएगी 2NO2 बन गई। भाई 2 दूनी 4 और ये हो गए 2, नहीं 3NO2, 3 दूनी 6। तब ऐसे नहीं बनेगी, इसको संतुलित करना पड़ेगा, NO+O2 NO2। तब तक के लिए आप लोग इसको NO2 याद रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। जैसे फल कच्चे ही, फल आम वगैरह इसमें टूट रहे हैं और उनको तोड़ लिया जाता है मैंगोज को, तो भाई क्या होता है, उसको भाई कार्बेट में लगा के रख देते हैं। तो उसमें कौन सी गैस होती है, एथिलीन गैस होती है। एथिलीन गैस को ही एसिटिलीन गैस भी कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है C2H2। C2H2 मैंने C 2 होंगी, H भी 2 होंगे, ये वाला फार्मूला इसका होगा। इसी को कहते हैं एसिटिलीन या एथिलीन गैस। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया से, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, यहाँ पे लिखा और प्लस HCl की क्रिया से जल बनते हैं। और कौन सी गैस, मतलब जल बनेगा और नमक बनेगा, ये उदासीनीकरण क्रिया होती है। मैंने पहले भी बताया है, न्यूट्रल रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण क्रिया। इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली एक खट्टा पदार्थ है, तो इसमें टमरिंड में पाया जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। इमली हो या कच्ची अम्मियाँ हो तो उसमें समय पाया जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है जो है दही में, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और लैक्टोबैसिलस जीवाणु भी होते हैं उसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले। सिट्रिक अम्ल जो होता है वो संतरा में पाया जाता है, नींबू में। लोहे के बुरादे में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो लोहे के बुरादे में तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे तो ये बनाएगा FeCl2 यानी फेरस क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्लास 10th से ये लिया गया है क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ टिंडल प्रभाव दिखाएगा। टिंडल प्रभाव वे पदार्थ दिखाते हैं जो कोलाइडी प्रकार के होते हैं, कोलाइडी। तो यहाँ पर देखिए NaCl का पतला घोल, ये नहीं है तो जो है ये नहीं दिखाएगा। इसके बाद में दूध जो होता है ये कोलाइडी विलयन होता है, तो दूध दिखाएगा। स्टार्च यानी मॉन्ड वाला दिखाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक। टिंडल प्रभाव का मतलब है कण जो है जिग जैग तरीके से गति करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ देखेंगे।
जलीय विलयन जिसका पीएच शून्य है क्या होगा। देखो पीएच मान क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक की स्केल बनाई थी कौन, डॉक्टर सोरेनसन ने। उन्होंने क्या बताया था कि जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा वो कैसा होगा, मतलब पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 0 है, तो बिल्कुल 0 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीएच मान शून्य यहाँ पर कहा जा रहा है। तो शून्य है तो उसका हो जाएगा उभय धर्मी। क्या कहा जाएगा, उभय धर्मी, यानी उसमें अम्लीयता के गुण भी पाए जाएंगे और क्षारीयता के गुण धर्म भी पाए जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन कितना होता है, 7 होता है, ध्यान रखेंगे। अगला बढ़ते हैं, अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या का घटना और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो देखिए जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण कह लीजिए या उपचयन अभिक्रिया कह लीजिए, उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन जो अपचयन अभिक्रिया होती है, अपचयन यानी रिडक्शन, ठीक, या तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या में कमी देखने को मिलती है। तो ये अपचयन, इसका राइट आंसर रिडक्शन सही हो जाएगा। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल की जो अंदर रॉड होती है काली काली, वो होती भैया ग्रेफाइट की। और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। ग्रेफाइट देखिए है तो कार्बन तो एक आधातु है, नॉन मेटल है, लेकिन ग्रेफाइट में एक ऐसा गुण है धातु का, कौन सा गुण है कि ये विद्युत की होती है सुचालक। विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। इसी प्रकार हीरा भी जो है ग्रेफाइट मतलब कार्बन का अपर रूप है। तो हीरा जो होता है ऊष्मा का सुचालक होता है, ध्यान रखेंगे, विद्युत का नहीं, ऊष्मा का। सल्फर हो नहीं सकता, सल्फर सिलिकॉन भी नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पेंसिल की लेड बनाने के लिए किस, तो ये तो हो गया प्रश्न। चलिए इसके बाद, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा। जब पानी जम जाएगा तो उसके कण क्या हो जाएंगे, कणों के बीच, भाई पानी जब जम जाएगा तो इसके कणों के बीच में क्या हो जाएगा, घनत्व उसका कम हो जाएगा, कि यहाँ पे जगह खाली हो जाएगी जब कण पास पास आ जाएंगे। और पानी में क्या होगा, सभी कण हर वक्त जो है घुले मिले रहते हैं, इसलिए वहां पर जो है उसका घनत्व ज्यादा होता है। पानी का ज्यादा होगा लेकिन बर्फ का कम होगा। कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है, ध्यान देंगे, कौन सा घोल सबसे अधिक सांद्र है। 2 मिली घोल में 2.6 ग्राम मिले, ठीक है भाई, 10 मिली में 6 ग्राम मिले, 50 मिली में 20 ग्राम मिले, 120 में 30 ग्राम मिले। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कौन सबसे अधिक सांद्र है। तो देखिए सांद्र का मतलब क्या है, जैसे तुम्हारे पास पानी लिया 1 लीटर और चीनी इसमें मिला दिया भाई तुमने, मान लो कितनी, 1.2 लीटर मतलब 2 किलो, या मतलब इसमें घुलनी चीनी कितनी थी, 1 किलोग्राम, और आप मतलब आधा किलोग्राम ऐसे समझ लीजिए। 1 लीटर पानी लिया, इसमें 250 ग्राम चीनी घुलनी थी, लेकिन आपने इसमें घोल कितना दिया, 500 ग्राम, यानी आधा किलो घोल दिया। तो भैया ये हो जाएगा सबसे ज्यादा सांद्र। यही हुआ यहाँ पर, वहाँ देखो 2 मिली लिखा है, यहाँ पर 2.6, यानी कम में ज्यादा घोल दिया तो बहुत गाढ़ा हो गया तो अधिक सांद्र हो गया। इसमें 10 में 6 ही घोला, ठीक है, अच्छी चीज है, ये कम सांद्र है। 50 में 20 ही घोला, ठीक है। 120 में 30 ही घोला, ठीक है। तो समझ गए कि भाई जिसमें ज्यादा घोल दोगे वो अधिक सांद्र यानी अधिक गाढ़ा हो जाएगा, जैसे चीनी की चाशनी। नहीं, लेकिन में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। तो यहाँ पर देखिए रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वो 3 प्रकार की किरणें निकालते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा, गामा। तो अल्फा पर होता है प्लस चार्ज, बीटा पर होता है माइनस, गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहाँ पर अल्फा कणों पर होता है धनावेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से, तो ये तो हो गया अल्फा किरण। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्या लिखा है, HOOC मैंने ये लिखा है COOH, 2 बार लिखा है, ये चीज लिखी है। तो ये कह रहा कौन सा अम्ल कहा जाता है, तो ये हो जाता है भैया आपका ऑक्जेलिक अम्ल, और ये पाया जाता है टमाटर में। इसका फार्मूला क्या होगा, C2H2 और O हो जाएगा 4। तो इस तरीके से लिखा हो या इस तरीके से लिखा हो या फिर COOH का होल ट्वाइस लिखा हो, सभी एक ही बात है। ध्यान रखेंगे कार्बोनिक अम्ल ये होता है, ठंडा में पाया जाता है H2CO3, एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है CH3COOH। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपको 3 प्रणालियां दी गई हैं A, B, C, उनमें से एक में आसुत जल है, आसुत जल यानी उसका पीएच मान 7 होगा। अगले में कह रहा कि और अन्य 2 में से एक में अम्लीय है, दूसरे में क्षारीय है। एक में अम्लीय है और एक में क्षारीय, यानी एक में 7 से क्या होगा,
कम होगा पीएच और इसमें 7 से ज़्यादा होगा पीएच। तो इनमें से किसमें जो है लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो देखो इससे तो मतलब ही नहीं, लाल लिटमस को नीला कौन करेगा? लाल को नीला कौन करेगा? अम्ल क्या करता है? किसी को लाल करता है, क्षार क्या करता है? नीला करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षार। तीसरी प्रश्न, एस्टिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एस्टिक अम्ल यानी सिरका के समान गंध होती है। टमाटर में अभी बताया ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्सेलिक अम्ल लिखा जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल पढ़ा जाता है C2H2O4, या फिर इसका फार्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। ठीक, मिट्टी के तेल में जो है हाइड्रोजन और कार्बन की गंध होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। शुष्क एसीएल गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? शुष्क एसीएल गैस माने सूखी एसीएल गैस है, तो रंग क्या बदलेगी? देखिए, जब एसीएल गैस ये पानी में घुलती और द्रव रूप में होती तब भी जो है जब ये आयनों में टूटती H+Cl-, तो H+ आयन जब देता तो फिर ये जब कोई H+ आयन देता है तो आम लोग वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब सूखा है पड़ा तो इसमें क्या होगा भाई, आयनों में टूटेगा नहीं। जब तक आयनों में टूटेगा नहीं, H+ आयन आएंगे नहीं, तब तक इसके रंग बदलेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सीएल का निर्जलीकरण एजेंट के रूप में कार्य करती है, नहीं, ये भी नहीं। यहाँ क्या लिखा, कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे तो लिटमस केवल की आयन में रंग बदलता है, लेकिन इसमें कोई होगा नहीं तो इसलिए बदलेगा नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे H3 आयन कैसे बना। देखो, जल है और जल अगर जल में घोलते तो एक टूटता है H+Cl-, तो ये H+ इसमें जब ऐड हो जाता तो हो जाता H3+O, हाइड्रोजन आयन बन जाता। तो वो इसमें बन नहीं रहा क्योंकि सूखा है, पानी है ही नहीं। तो गैसीय से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी गैस से क्या हमको ले जाना है, गैस से तरल में बदलना है, गैस को क्या करना है, इसको द्रव में बदलना है। तो गैस जब कोई द्रव में बदलती है तो वो कहलाता है भाई संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। फिर क्या करें, तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन को, गैस से तरल या ठोस, तरल में जाएगी तो संघनन हो जाएगा और ठोस में जाएगी तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। तो सीधे तो ऊर्ध्वपातन तो इसमें दिया नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन। वाष्पीकरण क्या होता है? जब कोई द्रव जो है भाप बन करके ऊपर उड़ता है तो वाष्पीकरण कहलाता है। 9th क्लास का है। चांदी, लोहा और तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील है, ठीक है। उनमें से उनकी प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है? तो देखिए, ये पूरी आवर साइड लिखी है। खाना का मुग्गा फेंकोगे, आलू जिंक पब्लिक है, कुटाई होगी आगे। तो इसमें आपका याद कर लीजिए। और इसमें कह रहा है कि कौन सा सही होगा? चांदी Ag हो गया, लोहा Fi हो गया और तांबा CO होगा। खाना का मुग्गा, आलू जिंक फेंकोगे तो पहले Fi हो गया, पब्लिक है, कुटाई होगी आज और, कुटाई फिर होगी आज और। तो सबसे पहले क्या आएगा? लोहा, फिर कापर, फिर Ag। तो यहाँ पर पहले आएगा लोहा, फिर आएगा कापर, फिर आएगा Ag। ठीक, तो ये आएगा FeCuAg, माने लोहा, तांबा, चांदी। तो देखो, लोहा कहीं ऑप्शन में स्टार्टिंग में है नहीं, यहाँ है लोहा, फिर तांबा नहीं है, चांदी है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं तो उसमें क्या, कैसे अलग अलग होते हैं? समस्थानिक का मतलब क्या होता है? 1H1, 1H2 और 1H3, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। देखो, इसमें परमाणु क्रमांक समान है लेकिन क्या है, परमाणु भार अलग अलग, यानी द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो एक तत्व के समस्थानिक में क्या अलग अलग होता है? तो द्रव्यमान संख्या में वो अलग अलग होते हैं। तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है? तत्व की द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद के बराबर होती है, किसके? तो जो मास होती है, देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर लिखा जाता है XZXA, तो ये होगा परमाणु भार A और Z होता है परमाणु क्रमांक। आपसे पूछा गया द्रव्यमान संख्या यानी A एक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके बराबर होती है? तो जो नाभिक में होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग के बराबर होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कपूर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है?
तो कपूर को जो है ऊर्ध्वपातन के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। यानी कपूर क्या होता है, सीधे बदल जाता है वाष्प अवस्था में, ठीक, और वाष्प से सीधे कपूर में बदल जाता है। तो ये ऊर्ध्वपातन क्रिया कहलाती है। जब कोई पदार्थ सीधे बिना द्रव अवस्था बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। 9th क्लास का है। यदि हम कपूर को खुला बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है। इस घटना का क्या नाम है, तो इस घटना का नाम है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। तो ऊर्ध्वपातन यहाँ ना देके उत्सादन दिया है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी राइट आंसर हो जाए, क्योंकि अवक्षेपण होगा नहीं, संघनीकरण भी नहीं होगा। संघनन में क्या होता है, कोई भाप जो है द्रव में बदलती है, और अवक्षेपण क्या होता है, जैसे कोई हमने घोल घोला और उसमें भारी कण नीचे बैठ जाते हैं तो उसको अवसादन सेडिमेंटेशन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। देखिए जितने भी यौगिक होंगे उनका क्या होगा, फार्मूला होगा, सूत्र होगा। सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, अमोनिया का NH3, चाक का CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन दूध का कोई फार्मूला नहीं होता। दूध, जल, प्रोटीन, विटामिन ये सब हो जाएंगे यौगिक नहीं, ये मिश्रण के अंतर्गत आएंगे। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, लौह पात्र को गैल्वेनाइजेशन जिसको कहते हैं, यानी परत चढ़ाना करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। लोहे के पात्र, तो लोहे पर काहे की परत चढ़ाई जाती है, जस्ता यानी जिंक जिसको बोलते हैं, उसकी परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि ये कम क्रियाशील होता है। लोहा जल्दी से जंग पकड़ लेता है, अधिक क्रियाशील होता है, और जस्ता कम होता है, क्योंकि और उसमें देखोगे जब अपनी सक्रियता श्रेणी, तो उसमें जो है जिंक सबसे कहाँ आएगा, लोहे से नीचे आएगा। तो इसीलिए इसकी जो है कम क्रियाशील वाले पदार्थों की परत चढ़ाई जा सकती है, क्योंकि वो देर से क्रिया करेंगे और पदार्थ खराब नहीं होगा। फिर से अगर गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर काहे की परत होती है, तो जस्ते की परत होगी। अगला बढ़ाते हैं, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर कैसा होता है। तो जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करोगे तो बनाएगा कैसा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी अम्लीय प्रकृति का होगा। ठंडा जो पीते हो, ठंडा पेय पदार्थ, उनमें यही होता है। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना, तो ये तो हो गया अम्लीय प्रकृति का होगा। रेत और नेफ्थालीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाएगा। तो देखिए नेफ्थालीन जो होता है, नेफ्थालीन की जो बाल होती है, नेफ्थालीन कहते हैं NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। तो इसकी जो नेफ्थालीन की बाल होती है, आपने देखा होगा गोल गोल होती हैं सफ़ेद कलर की, तो ये ऊर्ध्वपातन के द्वारा क्या हो जाती है, सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इसलिए अलग करना होगा तो खुला छोड़ देंगे तो नेफ्थालीन तो उड़ जाएगा और रेत अलग हो जाएगी। तो ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा इसको जो है हम लोग अलग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के द्वारा रंगीन पदार्थों को अलग किया जाता है। आसवन तो आप लोग जानते ही हैं। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, किसके मतलब बमबारी कराने से, तो न्यूट्रॉनों की बमबारी कराने से नाभिकीय विखंडन होता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का उसमें कोई योगदान नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है। देखिए जिसका सूत्र नहीं होगा वो यौगिक नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl, तो ये तो यौगिक है। अमोनिया भी है, चाक भी है, लेकिन दूध नहीं, अभी हमने ये पढ़ाया था। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब है कि ये कई बार पूछा गया होगा, तभी ये रिपीटेड हुआ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वायु क्या है, हवा का कोई सूत्र नहीं होता है। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2, नाइट्रोजन का M2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, अन्य गैसों का भी होता है, लेकिन हवा सब इन गैसों का सबका मिश्रण होती है। तो हवा क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप व नाभिक, आइसोटोप और आइसोबार। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं आइसोटोप को, आइसोबार कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक में क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न भिन्न। इसमें यानी क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ये बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को, तेजाब को ही हम लोग मूल रासायनिक पदार्थ H2SO4 को मानते हैं। बाकी HCl तो पेट में पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल, और ये अपना हो गया हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी गैस, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु तत्वों के लिए होती है। तत्व में क्या होगा, तत्व में एक इलेक्ट्रॉन का त्याग या फिर दो इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी बाहरी कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या तो दो होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी बाहरी कक्षा भरा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अक्रिय गैस है। ये भी बाहरी कक्षा भरी, ये भी अक्रिय हो गया। इसमें देखिए, इसमें ये क्या है, एक तत्व की कमी है यहाँ पर, तो कमी होगी तो अधातु होगा। जो त्याग करे, देखो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएंगे,
वो हो जाएंगे धातु। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी विकल्प, क्योंकि ये 8 2 10 18 2 20 ये कैल्शियम का है, 20 कैल्शियम 40, तो कैल्शियम का ये परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? देखिए बाह्यतम कक्षा में कितने हैं? 4 हैं, तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? 4 हाइड्रोजन इसके आसपास लगेंगे। तो कार्बन में होता है, तो कार्बन में 4 हाइड्रोजन आसपास लगते हैं तो CH4 बनता है, मेथेन गैस बन जाती है। तो यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? CH4, ऐसे बना ना, तो C तो पता नहीं क्या है, तो FC को मान लेंगे H4, यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन प्रक्रिया है? दहन माने जलना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना, ये नहीं है। दहन किसमें? जिसमें आग निकलती है, पेट्रोल का जलना, तो इसमें जो है पूरा जलता है, दहन बहुत तेज होता है, बहुत ऊष्मा ज़्यादा बनती है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगती है तो ऑक्सीकरण क्रिया होती है, क्योंकि लोहा क्या करता है? वातावरण में नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है फेरस ऑक्साइड की अपने ऊपर परत चढ़ा लेता है, तो ये ऑक्सीकरण क्रिया के अंतर्गत आता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होता है, कोई तत्व उसका परमाणु क्रमांक सदैव बराबर होगा नाभिक के विद्युत आवेश के, किसके? नाभिक के विद्युत आवेश के। इसको याद कर लेंगे। क्या कह रहा है? परमाणु क्रमांक, इसमें कितना है? 13 परमाणु क्रमांक है, और इसके अंदर चार्ज कितना होगा, यानी आवेश कितना होगा? जितने प्रोटॉन होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितने हैं? 13 ही हैं, तो 13 ही क्या होगा? चार्जिंग होगी। तो ध्यान रखेंगे इसका, विद्युत के आवेश के। संयुक्त अवस्था में उपस्थित धातु क्या कहलाती है? तो जो संयुक्त अवस्था में पाई जाती है उसको हम लोग खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, जो खुदाई से प्राप्त होती है। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इधर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या होगा? बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, यानी जस्ता यानी जिंक को क्या बनाया जाएगा? प्लस, और बर्तन को क्या बनाया जाएगा? जिस बर्तन पे चढ़ाना उसको ऋण बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ऋण बनाएगा, तो प्लस वाला माइनस वाले को आकर्षित कर लेगा, चिपका लेगा अपने ऊपर। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें क्या था? बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, आधी बात लिखी थी। जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है, आधी बात लिखी थी। दोनों के बारे में पूछा गया है, तो दोनों को लिखना था, बर्तन को ऋण, जस्ता को धन। इसमें उल्टा लिखा था, बर्तन को धन ध्रुव, गलत है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? देखो हमने उसको पहचाना कैसे था? तो जो जस्ता है, जस्ता एक धातु है, और धातुएं सदैव क्या होती हैं? धातुएं सदैव इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, और उन पे आता है प्लस चार्ज, तो फिर बर्तन को तो ऋण लेना ही पड़ेगा, इसलिए राइट आंसर सी विकल्प हो जाता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 हीलियम 4 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 ही प्रोटॉन हो जाएंगे इसके। निम्नलिखित में से कौन कथन समस्थानिकों के बारे में गलत है? समस्थानिक में क्या होगा? परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार अलग, उनके समान रासायनिक गुण होते हैं, बिल्कुल सही। उनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न है, ये भी सही। उनके भौतिक गुण भिन्न है, विभिन्न भौतिक गुण हैं, बिल्कुल सही है। आवर्त सारणी में उनका अलग स्थान है, गलत है, उनका अलग स्थान नहीं है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्नलिखित कौन सा परिवर्तन होगा? तो बढ़ जाएगा, पहले बढ़ेगा जब जंग लगेगी, जब उसको भाई बेचोगे या पटकोगे तो उसमें क्या होगा? घट जाएगी। पहले बढ़ती है फिर घटती है। लोहे की कील को जंग लगने से इसका भार क्या होगा? बढ़ जाएगा। वह पदार्थ जो जल में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, यानी OH- आयन देते हैं, तो उन क्षार कहलाते हैं। जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो अग्निशामक में क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है, ऑक्सीजन हल्की होती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कहीं छोड़ते हैं तो क्या होता है? वो नीचे बैठ जाती है और ऑक्सीजन को अंदर आने नहीं देती है, जिससे आग बुझ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें? इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में है। CO3 देखो दिखाई दे रहा, तो इसी में यानी CO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग, खाने वाले सोडे का प्रयोग जो है, जो अग्निशामक यंत्र लगे होते हैं उसी के अंदर बोतल होती है, उसमें ये भरा होता है। जब पटकते हैं तो ये बोतल टूट जाती है, उसमें क्रिया कर लेती है, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देती है। जल के साथ Na2O की क्रिया होने पर क्या बनता है? तो जल के साथ जब Na2O क्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करेगा, क्षार बनाएगा, प्रबल क्षार।
वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? वॉशिंग सोडा माने धोने वाला सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट का नाम है Na2CO3, Na2CO3 इंटू 10 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट खाने वाले का, इसका खाने नहीं, ये तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट अलग हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर हो गया CaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला हो गया सोडा, बेकिंग सोडा यानी CO3। जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट इसी का कारण है। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, ये भी कोई नहीं होगा। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन है? तो कठोर बनाने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट या तो होंगे, या तो उसका क्या होगा, अभी बताया था सल्फेट होंगे, या फिर क्या होगा, एक सेकंड, या तो सल्फेट होंगे या तो क्लोराइड होंगे। तो सल्फेट या क्लोराइड, देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्कृष्ट धातुएं जो वर्ग 18 में पाई जाती है, जिनको नोबल गैसें भी कहते हैं, जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, जिनके आयतन कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो किसमें घुलनशील होती हैं? तो किसी से नहीं क्रिया करती, इसलिए उनके लिए अम्लराज प्रयोग किया जाता है। 3HCl और 1 भाग HNO3 को मिलाने से अम्लराज इक्वारेजिया बनता है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए, जो पानी की टंकी होती है उसमें क्या हो जाता है, कवक लग जाता है साइड में, तो उसको नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। किसका? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। गैस होता तो क्लोरीन गैस प्रयोग की जाती। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, जिसको हम लोग NO2 के नाम से जानते हैं। तो कौन कौन सी गैसें मिलकर बनती है? तो NO और O2। सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, पुनः रिपीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा? तो कौन कर देगा? जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, यानी पोटेशियम। तो चलिए, ये हमारी कुछ क्लास थी जो कि यहाँ पर हो चुकी है समाप्त। आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे ढेर सारी वीडियो हमने अपलोड कर रखी हैं BPSC TRE 4.0 से संबंधित, और टॉपिक वाइज टॉपिक हम आपका जो है यहाँ पर क्लास भी लेंगे और PIQ भी कराते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें BPSC के लिए। धन्यवाद।